नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है अहमद पटेल को लेकर, जो कि सोनिया गांधी का पॉलिटिकल एडवाइजर रह चुका है। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिन्हें कि भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता है, उस समय का एक मामला निकल कर आया है, जो कि आया तो 2017 में ही था। और इसको लेकर फरवरी में भी ईडी ने पूछताछ के लिए अहमद पटेल को बुलाया था। और आज जब फिर से अहमद पटेल को बुलाया गया तो अहमद पटेल ने बहाना बनाया कि मैं 65 साल का हूँ और 65 साल का होने की वजह से कोरोना वायरस की इस महामारी में घर से बाहर नहीं निकल सकता, बाद में आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। दरअसल ये जो मामला है स्टर्लिंग बायोटेक का एक धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें स्टर्लिंग बायोटेक के जो प्रमोटर थे नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा, इन्होंने मिलकर अहमद पटेल और उसके बेटे फैजल पटेल, इसके दामाद इरफान सिद्दीकी की मदद से आंध्रा बैंक से 5,383 करोड़ रुपए लोन के तौर पर ले लिए थे और भी बाकी बैंकों से कुल मिलाकर 14,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का ये पूरा का पूरा मामला है। और अगर राहुल गांधी की भाषा में कहें, जो आपको याद होगी कि चुनाव से पहले राहुल गांधी किस तरीके से बोला करता था, एक झूठ के आधार पर प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल करता था, उस भाषा में अगर कहें तो मनमोहन सिंह नाम के भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने बैंकों का 14,500 करोड़ रुपए चुराकर अपने दोस्त अहमद पटेल की जेब में डाल दिया था, क्योंकि वो सोनिया गांधी का पॉलिटिकल एडवाइजर था, राहुल गांधी का गुरु भी था। और उसी के तहत अब ईडी ने जो मामले दर्ज किए थे, उनमें 2017 के मामले में ईडी पहले ही अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल से पूछताछ कर चुकी है, इरफान सिद्दीकी से भी पूछताछ कर चुकी है। और इन दोनों ने ही ये कहा है कि हाँ, वो चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा को जानते हैं और उनके जो घर था पुष्पांजलि टावर में, उसमें जाया करते थे। और ये बात भी सामने आई है कि अहमद पटेल का जो दामाद है, उसका घर बसंत विहार में है, वहाँ भी ये चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा जाया करते थे। और इसी की मदद से इन लोगों ने इतना बड़ा लोन लिया था, जिसके लिए उन्होंने फैजल पटेल और इरफान सिद्दीकी को पैसे भी दिए थे। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस एक तरफ अर्नब गोस्वामी को 12-12 घंटे पूछताछ करवाती है और बाद में पता ये भी चलता है कि जिस आदमी ने पूछताछ की थी वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक नेता, जो कि कोषाध्यक्ष रह चुका है कांग्रेस का, सोनिया का सबसे खास आदमी, जिसको लेकर जब सरकार चलती थी तो ये कहा जाता था कि इस सरकार में दो लोगों की सबसे ज़्यादा चलती है, एक सोनिया गांधी की और एक उसके पीए या फिर पॉलिटिकल एडवाइज़र अहमद पटेल की। यानी कि तब के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, नाम मात्र के प्रधानमंत्री, कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी उतनी नहीं चलती थी जितनी कि इस अहमद पटेल की चलती थी। और जिस बात का जिक्र हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उस बात को बाद में संसद में उठा चुके हैं कि उस समय पर जब देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नाम का एक अर्थशास्त्री हुआ करता था, तो देश में एक बहुत बड़ा फ़ोन बैंकिंग घोटाला चलता था, जिसमें फ़ोन के माध्यम से बड़े बड़े बैंक, तमाम ऐसे जो दिवालिये होते थे या फिर जो फ्रॉड लोग होते थे, उनकी कंपनियों को लोन दे देते थे और बाद में वो सारा का सारा लोन एनपीए में परिवर्तित हो गया। उसी का एक नमूना है 14,500 करोड़ का ये मामला। तो सीधे तौर पर इस मामले में जो सबसे बड़ा हाथ सामने आ रहा है वो अहमद पटेल का है, उसके बेटे फैजल पटेल और उसके दामाद इरफान सिद्दीकी ने किस तरीके से चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक को लोन दिलाने में मदद की। और उसके बाद दोनों भाई और उसकी बीवी ने मिलकर 300 से ज़्यादा बोगस कंपनियां बनाई, उनके माध्यम से इस पैसे को विदेश भी ले गए। निश्चित तौर पर ये फ्रॉड का मामला है, हवाला का भी मामला है और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और जैसा कि कांग्रेस दावा करती रही थी कि उसके किसी नेता ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो जेल में डाल दो। मनमोहन सिंह ने एक बार बयान दिया था संसद के अंदर कि भ्रष्टाचार अगर राजा करता है, कलमाड़ी करता है, कोई और करता है तो मेरे ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीजर्स वाइफ शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग। बट ये सीजर की वाइफ के नाम पर छुपने वाला देश का अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इतना बड़ा घोटाले करके चला गया, जिसके हम आपको डिटेल बताते रहते हैं कि किस तरीके से 58 लाख करोड़ रुपए के लोन बांट दिए गए थे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को, बड़े बड़े अरबपतियों को, खरबपतियों को, और उसमें मोटा कमीशन कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम नेताओं को मिला था।
जिसकी एक वानगी अभी पी चिदम्बरम यानी पलानीयप्पन चिदम्बरम के मामले में देखने को मिली कि जब पलानीयप्पन चिदम्बरम ने भी अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम के माध्यम से रिश्वत ली थी, और वही सेम केस अब अहमद पटेल के मामले में भी सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये अहमद पटेल पुलिस से इतना घबराता है, ईडी की पूछताछ से इतना घबराता है कि इसने कोरोना का बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की। और जब फरवरी में भी इसके खिलाफ ईडी का सम्मन जारी हुआ था, ईडी ने पूछताछ के लिए इसको बुलाया था, तब इसने एक और बयान बताया था कि मैं बीमार हूँ, और ऐसा कहते हुए ये एक अस्पताल में भर्ती हो गया था। तब इसने अपने आप को सांस की बीमारी बताई थी और ये कहा था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ है, इसलिए पूछताछ के लिए नहीं आ सकता हूँ। वैसे ही ये कांग्रेस के नेताओं की बहुत पुरानी आदत रही है कि जब भी इनके खिलाफ कोई जांच शुरू होती है या जांच चल रही होती है, तब ये इसी तरीके से कोई हार्ट अटैक का पेशेंट बन जाता है, कोई सांस का पेशेंट बन जाता है, कोई दिमागी बुखार का पेशेंट बन जाता है, और तमाम तरीके की नई नई बीमारियां ये ईजाद कर लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती हो जाते हैं, और फिर इनके जो वकील हैं वो लग जाते हैं जमानत लेने के लिए कोर्ट के अंदर जाकर। लेकिन जैसा कि देखने को मिला था कि चिदम्बरम के मामले में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तन्खा जैसे वकील भी कोर्ट को गुमराह नहीं कर पाए थे, और 100 दिन से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा था पलानीयप्पन चिदम्बरम को। अब ऐसा लगता है कि जेल में रहने की बारी अहमद पटेल की आने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। चिदम्बरम का मामला तो जिस तरीके से पीटर मुखर्जी वाला मामला था वो तो 300 करोड़ रुपए का था, उसके बाद में आयोनिक्स मीडिया वाला बड़ा मामला है, एयरसेल मैक्सिस वाला बड़ा मामला है, आयोनिक्स मीडिया वाला तो 300 करोड़ का था, लेकिन ये मामला तो उससे भी काफी बड़ा है, 14,500 करोड़ का है। इसलिए इस मामले में अहमद पटेल का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। उसके बेटे और दामाद द्वारा अपना अपराध लगभग कबूल कर लिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, चेतन संदेशरा और नितिन संदेशरा के साथ हमारे संबंध थे, हम उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, और जैसा कि ये मामला हमने आपको बताया कि 5,383 करोड़ तो अकेले आंध्रा बैंक समूह से ही इन्होंने लोन के तौर पर उठा लिए थे, और उसमें मदद की थी कुछ फ़ोन कॉल्स ने जो कि अहमद पटेल की तरफ से किए गए थे या करवाए गए थे। निश्चित तौर पर ये उस आइसबर्ग की एक टिप है जो कि 58 लाख करोड़ रुपए के तौर पर भारत के गरीब से गरीब लोगों का जो बैंक में पैसा जमा होता है, उस पैसे को भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और तथाकथित ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेवड़ियों के तौर पर बांट दिया था अपने चहेतों को। निश्चित तौर पर उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा एनपीए के तौर पर सामने आया था, और उसी का नतीजा था कि चाहे मेहुल चोकसी हो या फिर नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ये सब के सब उसी घोटाले के तत्व हैं। उसी घोटाले से इन लोगों ने पैसा बनाया था, उसी घोटाले के माध्यम से इन्होंने फ्रॉड किए थे। लेकिन उस सब का दोष राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मरती रही, जबकि उनका उसमें कोई रोल नहीं था। वो घोटाले उससे बहुत पहले हो चुके थे, और इसका जो टाइमिंग थी उसको भी आप समझ लीजिए कि देश को धोखा दिया गया था। 2008 में वैश्विक मंदी आई थी, और उस मंदी से देश को आगे बढ़ता हुआ दिखाने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर लोन बांटे थे, और उस लोन बांटने की वजह से जीडीपी में वृद्धि हुई थी, जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दी थी, और ऐसा भ्रम पैदा हुआ था कि पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है, लेकिन भारत में जो सरकार काम कर रही है, मनमोहन सिंह जैसा जो अर्थशास्त्री बैठा हुआ है, उसकी वजह से भारत अपनी जीडीपी को मेंटेन करने में कामयाब होता हुआ लग रहा है। लेकिन हकीकत ये थी, वो वास्तव में जीडीपी को किस तरीके से मैनेज किया गया था, भारत के लोगों का, गरीब अमीर सभी की जेब का, जो किसान हो मजदूर हो, उनकी जेब का जो पैसा बैंकों में जमा था, उस सारे पैसे को इन लोगों ने अपने चहेते लोगों को रिश्वत देकर बड़े स्तर पर लोन बांट दिए थे, और ऐसी ऐसी कंपनियों को लोन बांट दिए थे जो लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। उनके पेपर्स में मैनिपुलेशन किया गया, बैंक अधिकारियों के माध्यम से पूरा का पूरा यह घोटाला खड़ा किया गया, और उसके ही नमूने अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। चिदम्बरम के मामले में आईएनएक्स मीडिया केस हो, या दूसरा जो एयरसेल मैक्सिस का केस हो, या फिर दूसरे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे या दूसरे केसेस हो, उसके बाद अब
चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा का ये जो मामला सामने आया है, उसके बाद लगभग स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के बाकी और जो नेता हैं जो भिन्न भिन्न मंत्रालयों में बैठे थे और इस फोन बैंकिंग घोटाले में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उनके गले तक भी शायद सीबीआई और ईडी के हाथ पहुंच जाएंगे और देश की जनता के पैसे को लूटने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का जो संकल्प मोदी सरकार ने लिया था या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था, उसको लगभग ये पूरा करने का समय अब धीरे धीरे ऐसा लगता है सामने आने वाला है। क्योंकि जब तक इन लोगों को जेल नहीं पहुंचाया जाएगा, जनता को तसल्ली नहीं होगी। जो बैंकिंग घोटाला इन लोगों ने किया, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जो किया इन्होंने, उसके गुनहगारों का जेल जाना जरूरी है और यही देश की जनता की मांग है। जय हिंद, जय भारत।